गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक वाईफाई स्टडी विथ नंदिनी। और आज है 12 जुलाई, तो डिस्कस करेंगे 12 जुलाई के करंट अफेयर। और उसके पहले प्लीज़ चैनल पर बने रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि जो भी नोटिफिकेशन हो वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। बाकी टेलीग्राम के लिंक पर भी विजिट कर सकते हैं, जहाँ पर सारा मटीरियल आपको मिल जाएगा, इंग्लिश और हिंदी बोथ लैंग्वेजेस में। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और सबसे पहले मॉर्निंग का थॉट देखते हैं, आज हम किसे याद करेंगे। आइए स्वामी विवेकानंद जी को याद करें और उनके कथन के ऊपर डिस्कस करते हैं। उनका कथन था, सब कुछ खोने से ज्यादा बुरा उस उम्मीद को खो देना है जिसके भरोसे हम सब कुछ वापस पा सकते हैं। यानी जिंदगी में बहुत सारी ऐसी कंडीशन होती हैं, बहुत सारी ऐसी परेशानियां होती हैं, जिस वक्त हमें लगता है कि हमने सब कुछ खो दिया है ना। तो उस चीज को खोने से ज्यादा बुरा तब होता है जब हम अपनी उस उम्मीद को खो देते हैं जिसके भरोसे हम उन सभी चीज़ों को वापस पा सकते हैं। क्योंकि कहते हैं ना कि जहाँ चाह है वहीं पर राह है। अगर आप चाहेंगे ही नहीं तो पाएंगे कैसे। तो इसीलिए परिस्थितियाँ कैसी भी हो, समस्याएं कितनी भी हो, मुश्किलें कितनी भी आए, अपनी चाहत को बरकरार रखिए। वापस पाने के लिए जो कुछ भी आपने खोया है वो आपको ज़रूर मिलेगा, बस उसकी तरफ आगे बढ़ते रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। स्वामी विवेकानंद जी को याद करते हैं, जो हमारे देश के युवाओं के लिए ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के जो युवा हैं उनके लिए प्रेरणा स्रोत के रूप में काम करते हैं। तो आइए फर्स्ट हम बात कर रहे हैं यहाँ पर इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट सैंड एंड डस्ट स्टोर्म डे के बारे में, जो हर साल 12 ऑफ जुलाई को मनाया जाता है, और इस बार भी 12 ऑफ जुलाई को ही हम मना रहे हैं। साथ में मैं आपको बता दूं कि इसके पीछे का जो मोटिव है, मोटिव ये है कि किस तरीके से पर्यावरण को सुरक्षित किया जाए, पर्यावरण को किस तरीके से प्रदूषण से बचाया जा सकता है। और देखो, धूल और रेत की संख्या तब बढ़ेगी, इनकी मात्रा तब बढ़ेगी जब पेड़ों की कटाई होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना है और रेत और धूल के तूफान का मुकाबला करना है। तो इसी विचारधारा के साथ में ये जो डे है वो मनाया जाता है, रेत और धूल के तूफान का मुकाबला करने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय दिवस 12 जुलाई को। ओके, तो हमने बात कर ली 12 जुलाई को जो इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट सैंड एंड डस्ट स्टोर्म डे मनाया जाता है उसके बारे में। ओके, देखिए यहाँ पर जो डिस्कस कर रहे हैं हम वर्ल्ड मलाला डे के बारे में। और जैसा कि मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो मलाला के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो इसके पीछे का रीज़न क्या है। रीज़न ये है कि इनके पिता का एक स्कूल था, ठीक है, और जो स्कूल एक लड़कियों का स्कूल चलाते थे वो, और लड़कियों की शिक्षा के लिए लड़कियों को प्रोत्साहित करते थे। साथ में ही जब मलाला सिर्फ 11 वर्ष की थी तो ये भी लड़कियों की शिक्षा के लिए लोगों से बोलती थी। निश्चित रूप से इनके पिता का जो व्यक्तित्व रहा होगा, उनकी पर्सनैलिटी रही होगी, उसका असर इनके ऊपर ज़रूर हमें देखने को मिलता है। तो लड़कियों की शिक्षा के लिए इन्होंने आवाज़ उठाई। और जब ये अपना एग्ज़ाम देकर वापस आ रही थी, ठीक है, इनका परीक्षा था, और परीक्षा देकर जब ये वापस आ रही थी तो उनकी बस पर हमला किया गया था तालिबानियों के द्वारा। ठीक है, तो जब ये हमला किया गया था तो 2012 में हमला किया गया था, और उस समय इनके सिर में गोली लगी थी। और मैं आपको बता दूं कि 2 दिन तक ये कोमा में थी और उसके बाद वापस इनको होश आ गया था। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ ने ये डिसाइड किया, संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने ये डिसाइड किया कि 12 जुलाई को मलाला का बर्थडे होता है, तो इनके बर्थडे को वर्ल्ड मलाला डे के रूप में मनाया जाएगा। और स्पेशली ये बताया गया कि पूरी दुनिया में इनके नाम से, और इनका जो काम है एजुकेशन के लिए, उसकी वजह से लोग अभिप्रेरित हों, और जहाँ कहीं भी जो लोग भी रहते हैं इनको याद करते हुए शिक्षा के लिए प्रोत्साहित हो, मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था अपने अपने देश में कराएं। तो इस उद्देश्य से ही संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 12 जुलाई को वर्ल्ड मलाला डे मनाने के बारे में घोषणा करी गई थी। क्लियर, बात समझ में आ गई। अच्छा, आइए मलाला यूसुफजई के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। जैसा कि सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इनका पूरा नाम क्या है, तो इनका पूरा नाम है मलाला यूसुफजई। ओके, अच्छा, इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था पाकिस्तान के मिंगोरा में। कहाँ पर हुआ था, पाकिस्तान के मिंगोरा में इनका जन्म हुआ था। 12 जुलाई को हुआ था 1997 में। ठीक है, इनके पिता का नाम क्या था, जियाउद्दीन था। और जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि इनके जो फादर थे वो लड़कियों का स्कूल चलाते थे, है ना, यानी वो भी लड़कियों की शिक्षा को प्रोत्साहित करना चाहते थे। तो
इसी क्रम में जो मलाला थी वो भी लड़कियों के शिक्षा के अधिकार को लेकर बोलती थी, और ये मुखर रूप से बोलती थी। तो जब ये 11 साल की थी, 2008 में ये 11 साल की थी, तो उस समय इन्होंने बोलना शुरू कर दिया था लड़कियों की शिक्षा के लिए। तो इनके व्यक्तित्व से और इनके काम से, बिना डर के जिस तरह से वो रह रही थी, उनके निर्भीक काम की वजह से ही संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ल्ड मलाला दिवस के रूप में मनाने की बात करी थी। ठीक है, अच्छा देखो, इनको बहुत सारे ऐसे प्राइजेस मिले हैं जिसके बारे में हम बहुत अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इनको अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार के लिए भी नामांकित किया गया था। कब? 2011 में किया गया था। आर्क बिशप डेसमंड टूटू के द्वारा, आर्क बिशप डेसमंड टूटू के द्वारा इनको अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया था 2011 में। ठीक है, क्लियर? बात समझ में आ गई? अच्छा, इनको जब गोली लगी थी तो वो डे क्या था? ईयर था 2012 और डेट थी उस समय 9 अक्टूबर की। इनके सिर में गोली लगी थी और इसके बाद 15 अक्टूबर 2012 में इनका जो इलाज था, इसके लिए इनको ब्रिटेन लेकर जाया गया, और ब्रिटेन में यहाँ पर ब्रिटेन का जो लंदन है, ब्रिटेन की जो राजधानी है लंदन, यहाँ पर क्वीन एलिजाबेथ अस्पताल है, उसमें इनको भर्ती कराया गया था इलाज के लिए। क्लियर? बात समझ में आ गई? सब कुछ समझ में आ गया मलाला यूसुफजई के बारे में? आइए इनको जो अवार्ड मिले हैं, जो प्राइजेस मिले हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं। उनकी लिस्ट आप देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे कि दुनिया के अंतर्राष्ट्रीय लेवल के लोगों के द्वारा कितने सारे इनको जो अवार्ड है वो दिए गए हैं। देखिए, मलाला यूसुफजई के बारे में बात कर रही हूँ मैं, तो उनकी जो भी उपलब्धियां हैं, उनको जो भी अवार्ड दिए गए हैं, उसके बारे में यहाँ पर जानकारी ले लेते हैं। तो सबसे पहले कुछ अवार्ड के बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है ना? और बाकी आप सारा देख सकते हैं, वीडियो पॉज करके भी देख सकते हैं, और टेलीग्राम के लिंक पर भी जाकर देख सकते हैं हमारे चैनल पर। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार इनको दिया गया था 2013 में। 2014 में इनको भारत के कैलाश सत्यार्थी के साथ में नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, बच्चों और लड़कियों की शिक्षा के लिए। 2014 में इनको किंग्स कॉलेज विश्वविद्यालय ने डॉक्टरेट की मानद उपाधि दी थी, और 2015 में एक एस्ट्रॉयड का नाम इनके नाम पर रखा गया था। तो आप देख सकते हैं, इनको लगभग 40 से अधिक पुरस्कार और सम्मान प्रदान किया गया था। पाकिस्तान में भी इनको इनके काम को सराहा गया था, और इस घटना के बाद में पाकिस्तान ने पहला अपना शिक्षा का विधेयक पास करा था। ठीक है, अपनी संसद में। साथ में ही सिर्फ 17 साल की उम्र में मलाला ऐसी पहली महिला बन गई थी जिन्होंने नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त किया था। और साथ में ही पाकिस्तान का दूसरा सर्वोच्च नागरिक बहादुरी पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया गया था अक्टूबर 2012 में। तो आप ये पूरी लिस्ट देख सकते हैं कि कितने अवार्ड और कितने सारे इनको सम्मान मिले हैं यूसुफजई मलाला को। ओके, अच्छा देखो, इनके द्वारा कुछ पुस्तकें लिखी गई हैं, कुछ बुक्स लिखी गई हैं, वो देख लेते हैं क्या है। तो आई एम मलाला, हाउ वन गर्ल स्टैंड अप फॉर एजुकेशन एंड चेंज द वर्ल्ड, वी आर डिस्प्लेस्ड, और मलाला, लड़कियों के अधिकारों के लिए खड़े होने की मेरी कहानी। ये कई सारी इनके द्वारा बुक्स हैं, ये 4 बुक्स हैं जिसके बारे में आप देख सकते हैं। साथ ही इनकी एक बुक जिसका नाम है आई एम मलाला, इससे प्रेरित होकर 2015 में एक इनके ऊपर डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बनी थी, और जिसका निर्देशन किसने किया था? तो अमेरिकी एक डायरेक्टर है जिनका नाम है डेविस गुगेनहाइम, उनके द्वारा इसको डायरेक्ट किया गया था इस मूवी को। ठीक है, क्लियर? बात समझ में आ गई? तो हमने ये पूरी जानकारी दे दी मलाला यूसुफजई के बारे में। क्लियर? आइए बात करते हैं वर्ल्ड पेपर बैग डे के बारे में। तो वर्ल्ड पेपर बैग डे हर साल 12 जुलाई को मनाया जाता है, क्योंकि 12 जुलाई ही ऐसा दिन था जिस दिन पेपर बैग मशीन को पेटेंट कराया गया था। ठीक है, पेपर बैग मशीन को पेटेंट कराया गया था। ये मशीन किसने बनाई थी? तो विलियम गुडेल ने बनाई थी। विलियम गुडेल ने बनाई थी पेपर बैग मशीन, और इस दिन इन्होंने इसे पेटेंट कराया था। इसकी वजह से ही संयुक्त राष्ट्र महासभा ने ये डिसाइड किया था कि 12 जुलाई को ही वर्ल्ड पेपर बैग डे मनाया जाएगा हर साल। और इस बार की थीम क्या है? तो यदि आप शानदार हैं तो कुछ नाटकीय करें, यानी इफ यू आर फैंटास्टिक डू समथिंग ड्रामेटिक, है ना? इस थीम के साथ इसको मनाया गया था। क्लियर? मनाया जाएगा 12 जुलाई को। ओके, तो हमने बात कर ली किसके बारे में? वर्ल्ड पेपर बैग डे के। ओके, पेपर बैग के निर्माण के इतिहास को थोड़ा समझते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सबसे पहला जो पेपर बैग है, इसका काम कहाँ पर स्टार्ट हुआ था? तो इंग्लैंड में हुआ था 1844 में, यानी 1844 में स्टार्ट कर दिया गया था इंग्लैंड में एक व्यवसाय के रूप में पेपर बैग को बनाने की प्रक्रिया को। ठीक है, इसके बाद
जो 1859 में हमने पढ़ ही लिया कि जो विलियम गुडेल थे उन्होंने पेपर बैग मशीन का पेटेंट करा लिया था। ठीक है, कब कराया था? तो 12 जुलाई को कराया गया था। इसके बाद जो है 1870 में ईस्टर्न पेपर बैग कंपनी की स्थापना करी गई थी, जो पेपर से बैग बनाने का काम करते थे। और 1883 में चार्ल्स स्टिलवेल थे जिन्होंने ऐसी मशीन को पेटेंट कराया था, क्योंकि वो दौर, जैसा कि अगर आप हिस्ट्री के स्टूडेंट होंगे, वर्ल्ड हिस्ट्री आपने पढ़ी होगी, तो ये जो दौर आप देख रहे हैं, जो टाइम देख रहे हैं, इसमें आप जानते हैं कि कागज, जो कागज था, कागज का आविष्कार हो चुका था और कागज को अलग अलग तरीके से प्रयोग करने की जो प्रक्रिया थी वो स्टार्ट हो गई थी। और आप देखेंगे कि इस पूरे 100 साल का जो टाइम था, इसमें कागज को बनाने के लिए नए नए तरीके के आविष्कार होने लगे थे, यानी नए नए तरीके के मशीनों को बनाया जाने लगा था। ठीक है, क्लियर? आइए बात करें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड के बारे में। 34th नंबर का अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड हुआ है और इसमें भारत ने सबसे अधिक पदक जीता है। भारत ने 4 पदक जीते हैं और 4 स्वर्ण पदक जीते हैं भारत ने, और भारत के साथ साथ में सिंगापुर ने भी 4 स्वर्ण पदक जीते हैं। आपको मैं बता दूं कि ये जो है 3 से लेकर 11 जुलाई तक संयुक्त अरब अमीरात में हुआ था। ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात में हुआ था 3 से लेकर 11 जुलाई के बीच में। और पूरी दुनिया के लगभग कितने देशों ने? तो पूरी दुनिया के लगभग 76, कितने देशों ने? तो 76 देशों ने पार्टिसिपेट किया था और लगभग 76 देशों के 293 जो स्टूडेंट थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें जिसमें भारत के 4 जो स्टूडेंट हैं उनको गोल्ड मेडल मिला है। और वो कौन कौन से, उनका नाम देख लेते हैं। तो मेघ झाबड़ा हैं जो महाराष्ट्र के जालना डिस्ट्रिक्ट से रिलेट करते हैं। ध्रुव आडवाणी कर्नाटक के बेंगलुरु से रिलेट करते हैं। और ईशान पेडनेकर हैं जो राजस्थान के कोटा से रिलेट करते हैं। और छत्तीसगढ़ के राहित पांडा हैं जो रिसाली से रिलेट करते हैं। क्लियर हो गया? बात समझ में आ गई? आइए, हाँ, जैसा कि हमने बात कर लिया 34th नंबर के अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड के बारे में, यानी आईबीओ के बारे में। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। देखो, लक्ष्य सेन के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। ठीक है, लक्ष्य सेन कौन है ये जान लेते हैं और उसके बाद देखते हैं उन्होंने क्या करा है। तो देखिए, लक्ष्य सेन ने कनाडा ओपन 2023 का मेंस सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। लक्ष्य सेन ने कनाडा ओपन 2023 के लिए मेन सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। और साथ में मैं आपको बता दूं कि ये इन्होंने किसे हराया? तो इन्होंने चाइना के ली शी फेंग को हराया, जो वर्ल्ड नंबर पर, मतलब जो इन खिलाड़ियों की लिस्ट है उसमें 10th नंबर पे आते हैं, यानी वर्ल्ड नंबर 10 के खिलाड़ी हैं चीन के ली शी फेंग। इनको हराया है लक्ष्य सेन ने और इनको हराकर मेन सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। और कनाडा ओपन 2023 का भी खिताब इन्होंने जीत लिया है। बात समझ में आ गई? क्लियर? अच्छा, मेन सिंगल्स में लक्ष्य का जो वर्तमान आप रैंकिंग देखेंगे तो कितने नंबर पर आते हैं? तो ये 19 नंबर पर आते हैं और इन्होंने 10 नंबर के चीन के ले शी फेंग को हराया है। क्लियर? और इस अभी तक, यानी इस साल का BWF वर्ल्ड टूर में इनका दूसरा खिताब है ये। क्लियर होगी बात? तो हमने बात कर ली लक्ष्य सेन के बारे में। ओके, क्लियर? नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम एशिया ओलंपिक परिषद के बारे में। किसके बारे में? एशिया ओलंपिक परिषद के बारे में बात कर रहे हैं, जिसके अध्यक्ष के रूप में किसे बनाया गया है? तो कुवैत के हैं शेख तलाल फहद अल अहमद अल सबा। शेख तलाल फहद अल अहमद अल सबा को चुना गया है, कुवैत से बिलोंग करते हैं और ये एशिया ओलंपिक परिषद के नए अध्यक्ष होंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई? देखिए, एशिया ओलंपिक परिषद की स्थापना कब करी गई थी? तो 16 नवंबर को करी गई थी 1982 में और नई दिल्ली में इसकी स्थापना करी गई थी। किसके द्वारा करी गई थी? तो उस समय फहद अल अहमद अल जबर अल सबा के द्वारा करी गई थी। ठीक है, अच्छा, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो कुवैत के कुवैत सिटी में इसका मुख्यालय है। अध्यक्ष तलाल अहमद अल सबा हैं और इसमें जो एशिया महाद्वीप है इसकी लगभग 45 राष्ट्रीय ओलंपिक समितियां इसकी सदस्य हैं। इसका आदर्श वाक्य क्या है? तो ऑन वार, एवर ऑन वार इसका जो आइडियल सेंटेंस है वो आपको देखने को मिल जाएगा। अच्छा, रोड टू एशियन गेम्स अभियान शुरू किया गया है एशिया ओलंपिक परिषद के द्वारा। ठीक है, बात समझ में आ गई? क्लियर? आइए बात करते हैं फोर्ब्स के बारे में। फोर्ब्स ने एक रिपोर्ट जारी करी है। ठीक है, इस रिपोर्ट में उन्होंने क्या बताया है? तो ये जो रिपोर्ट है जुलाई 2023 में निकाली गई है, अमेरिका की एक पत्रिका है फोर्ब्स, उसके द्वारा।
उसमें लगभग 100 सबसे अमीर महिलाओं की लिस्ट जारी करी गई है फोर्ब्स के द्वारा, और इस लिस्ट में 4 भारतीय मूल की महिलाएं भी शामिल हैं, उनके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट नंबर पर कौन है। जो फोर्ब्स के द्वारा ये डेटा रिलीज किया गया है, इसमें फर्स्ट नंबर पे कौन है, तो फर्स्ट नंबर पे है डायने हेंड्रिक्स। ठीक है, डायने हेंड्रिक्स फर्स्ट नंबर पे हैं। इनकी जो कुल संपत्ति है वो $15 बिलियन है। दूसरे स्थान पे कौन है, तो सेकंड नंबर पे है रिहाना, जिनकी कुल संपत्ति कितनी है, तो $1.4 बिलियन इनकी कुल संपत्ति है। अच्छा, साथ में ही जो नाम फोर्ब्स के द्वारा नाम दिया गया है, अपना मुकाम खुद हासिल करने वाली, अपना मुकाम खुद हासिल करने वाली 100 सबसे अमेरिकी महिलाओं की जो सूची जारी करी गई, जो एक डेटा दिया गया है, उसमें 4 भारतीय मूल की महिलाएं हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, उनकी रैंकिंग के बारे में हम पढ़ते हैं। तो देखो, सबसे पहले जयश्री उलाल हैं जो 15th नंबर पे हैं। इसके बाद निर्जा सेठी हैं जो 25th नंबर पे हैं। नेहा नरखेड़े हैं जो 50th नंबर पे हैं, और इंदिरा नूई हैं जो 77th नंबर पे हैं। बात समझ में आ गई। और इंदिरा नूई के बारे में हमें अच्छे से पता है कि ये पेप्सिको की पूर्व चेयरपर्सन रही हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। आइए नेक्स्ट बात करते हैं वेदांता लिमिटेड और ताइवान की कंपनी है फॉक्सकॉन। ठीक है, फॉक्सकॉन के बारे में हम जानते होंगे। फॉक्सकॉन जो है ताइवान की कंपनी है, मैं आपको पहले बता दूं। और जो वेदांता लिमिटेड है, जो भारत की कंपनी है, इनके बीच में सेमीकंडक्टर बनाने के लिए एक समझौता हुआ था। और कहाँ पर हुआ था, तो गुजरात में ये था कि एक प्लांट लगाएंगे, डिस्प्ले प्रोडक्शन प्लांट लगाएंगे सेमीकंडक्टर को बनाने के लिए। और इनके बीच में टाई अप हो गया था लगभग $19.5 बिलियन का। ठीक है, $19.5 बिलियन का एक इन्वेस्ट करने के लिए समझौता हो गया था दोनों कंपनियों के बीच में। लेकिन ये जो समझौता है ये रद्द हो गया 10 जुलाई 2023 को, है ना। तो अपने आप में बहुत बड़ी न्यूज़ हो जाती है, क्योंकि देखिए समझौते होते हैं और उस पर काम भी होता है, लेकिन समझौते रद्द बहुत कम होते हैं। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो 10 जुलाई 2023 को जो ये एमओयू पर हस्ताक्षर किया गया था, इसको रद्द कर दिया गया वेदांता लिमिटेड और ताइवानी कंपनी फॉक्सकॉन के द्वारा। बात समझ में आ गई। ठीक है। और साथ में वेदांता लिमिटेड मेक इन इंडिया के तहत सेमीकंडक्टर्स का निर्माण करने के बारे में बात कर रही है, और ये बोल रही है कि वो जो स्वदेशी हितधारक हैं, यानी जो स्वदेशी कंपनियां हैं, उनके साथ मिलकर वेदांता लिमिटेड काम करेगी। ओके, तो हमने बात कर ली वेदांता लिमिटेड और ताइवानी कंपनी फॉक्सकॉन के बीच में जो समझौता रद्द हुआ है 10 जुलाई को, उसके बारे में। ओके, आइए वेदांता लिमिटेड के बारे में समझें क्या है। वेदांता लिमिटेड के बारे में बात करूं तो इसका मुख्यालय आपको नई दिल्ली में दिखेगा, और एक तरीके से भारतीय बहुराष्ट्रीय खनन कंपनी के रूप में ये जानी जाती है। इसके संस्थापक द्वारका प्रसाद अग्रवाल जी हैं। स्थापना इसकी कब करी गई थी, तो 25 जून को 1965 में 1965 में 25 जून को इसकी स्थापना करी गई थी। इसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है, तो सुनील दुग्गल हैं। और सहायक कंपनियां इसकी कौन कौन सी हैं, तो हिंदुस्तान जिंक, भारत एल्यूमिनियम कंपनी। ओके, और इसका मूल संगठन क्या है, तो वेदांता रिसोर्सेज, यानी वेदांता रिसोर्सेज की ही एक ब्रांच है वेदांता लिमिटेड। ओके, क्लियर, बात समझ में आ गई। देखिए, ये जो न्यूज़ है वो क्यों सुर्खियों में है, पहले तो ये बता दूं। देखो, लातविया के राष्ट्रपति चुने गए हैं, लातविया के ही विदेश मंत्री रहे हैं, जिनका नाम है एडगर्स रिंकेविक्स। ठीक है, तो एडगर्स रिंकेविक्स को लातविया का राष्ट्रपति चुन लिया गया है, और ये लातविया के विदेश मंत्री के रूप में काम कर रहे थे। इम्पॉर्टेंट खबर इसलिए है क्योंकि ये समलैंगिक है। ठीक है, तो यानी इस पूरे यूरोपीय संघ में लातविया पहला ऐसा देश बन गया है जिसका राष्ट्रपति या राष्ट्र प्रमुख कौन बन गया है, तो एक समलैंगिक व्यक्ति बने हैं जिनका नाम है एडगर्स रिंकेविक्स। क्लियर, बात समझ में आ गई। ठीक है, आइए लातविया को समझें। तो सबसे पहले यूरोप का मैप देखोगे तो आपको लातविया दिख जाएगा। लातविया के नॉर्थ में आपको एस्टोनिया देखने को मिल जाएगा। ठीक है, एस्टोनिया आपको देखने को मिल जाएगा नॉर्थ में, और साउथ में आपको क्या देखने को मिल जाएगा, लिथुआनिया। ठीक है ना। और ये बाल्टिक सागर पर स्थित एक देश है। इसकी राजधानी रीगा है। और स्पेशली ये जो कंट्री है किस लिए फेमस है, तो यहाँ पर लकड़ी का काम और जो आर्ट, जो एक आर्ट है नोव्यू वास्तुकला, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। और यहाँ पर मध्यकालीन एक चर्च जिसका नाम है सेंट पीटर, वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। स्पेशली एक टूरिस्ट है ये चर्च। ओके, राजधानी रीगा है। प्रधानमंत्री किस जानिस करिंस है, और राजभाषा यानी कि यहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो क्या है, तो लातवियाई यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। क्लियर,
आइए बात करते हैं किसके बारे में, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली के बारे में। ठीक है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली ने एकलव्य नाम का एक शोध संबद्ध कार्यक्रम शुरू किया है। ठीक है, एकलव्य नाम का एक शोध संबद्ध कार्यक्रम स्टार्ट किया है। अब ये क्या है देख लेते हैं। देखो, ऐसे व्यक्ति जो न्याय के काम में लगे हैं, कानून से संबंधित काम में लगे हैं, शोध पत्र तैयार कर रहे हैं, लेख प्रकाशित कर रहे हैं, या किसी प्रकाशन में लगे हैं, किसी न किसी तरीके से ये कानूनी काम में लगे हुए हैं, लेकिन इनके पास कोई ऑफिशियल डिग्री नहीं है ना। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए ये जो प्रोग्राम है ये चलाया गया है, जिसका नाम रखा गया है एकलव्य शोध संबद्ध कार्यक्रम। और ये किसके द्वारा चलाया गया है, तो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली के द्वारा ये चलाया गया है। अब इसमें क्या है, अगर आपके पास डिग्री नहीं है लेकिन आपके पास अपने काम का एक्सपीरियंस है, ठीक है ना, लगभग 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, तो आप इस प्रोग्राम में भाग ले सकते हैं। और इसके तहत आप कई सारे और जो काम है वो कर सकते हैं। जैसे कि आप कौन कौन से काम करेंगे, तो कानून से संबंधित जो शोध पत्र है वो प्रकाशित कर सकते हैं, लेख लिख सकते हैं, जो कानूनी छात्रवृत्ति है उसके विकास में, उसके डेवलपमेंट में आप अपना योगदान दे सकते हैं, है ना। कानूनी जो विशेषज्ञ होते हैं उनके साथ काम कर सकते हैं, उनकी सलाह ले सकते हैं। बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो आपको एकलव्य शोध संबंध प्रोग्राम के तहत आपको कराई जा सकती हैं, आपको एक व्यावसायिक स्थिति प्रदान करने के लिए, जिससे कि आपको कानून से रिलेटेड नॉलेज हो जाए। ओके, तो हमने यहाँ पर बात कर ली एकलव्य प्रोग्राम के बारे में, जो स्टार्ट किया गया है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली के द्वारा। ओके, आइए बात करते हैं, एक बुक है जिसका नाम है वाजपेयी, क्या नाम है, वाजपेयी द एसेंट ऑफ द हिंदू राइट 1924 टू 77। जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है और स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं, हमारे देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो स्टार्टिंग का 53 साल का जो टाइम पीरियड रहा है, उनकी जीवनी रही है, उसका उल्लेख इस बुक में हमें देखने को मिलेगा। ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है, तो अभिषेक चौधरी के द्वारा ये बुक लिखी गई है। और साथ में मैं आपको बता दूं कि इसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी की जीवनी को 2 पार्ट में लिखा गया है। ठीक है, एक पार्ट में उनके 53 साल का जो उनका एक्सपीरियंस है वो दिखाया गया है, और इसीलिए आप देखेंगे 1924 से लेकर 77 का जो टाइम पीरियड है, 77 का टाइम पीरियड है, उसको लिखा गया है। अच्छा, ये बुक प्रकाशित किसके द्वारा करी गई है, तो पिकाडोर इंडिया के द्वारा इसको प्रकाशित कर दिया गया था मई के महीने में ही। ठीक है, मई के महीने में ही इसको प्रकाशित कर दिया गया था। किसके द्वारा, पिकाडोर इंडिया के द्वारा बुक लिखी गई है अभिषेक चौधरी, और बुक का नाम क्या है, वाजपेयी द एसेंट ऑफ द हिंदू राइट 1924 टू 1977। ओके, अच्छा आइए बात करते हैं, बास्केटबॉल की स्टार हैं, ओलंपिक में इन्होंने गोल्ड मेडल भी जीता है, और यूएसए से बिलोंग करती हैं, अमेरिका से बिलोंग करती हैं। इनका नाम क्या है, तो निक्की मैक्रे पेंसन। ठीक है, निक्की मैक्रे पेंशन पेंसन इसका इनका नाम है। ओलंपिक में इन्होंने गोल्ड मेडल भी जीता था, बास्केटबॉल खेलती हैं। और साथ में मैं आपको बता दूं कि इनका निधन हो गया है, इनकी मृत्यु हो गई है सिर्फ 51 साल की उम्र में। सिर्फ 51 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई है। इन्होंने ओलंपिक में 2 बार गोल्ड मेडल जीता था, और साथ में ही अमेरिकन बास्केटबॉल लीग में इनको पुरस्कार भी मिल चुका था। और इसके अलावा ये कोच के रूप में भी काम कर रही थी। ठीक है, 1996 से लेकर 2000 के बीच में अमेरिकी महिला बास्केटबॉल टीम के साथ स्वर्ण पदक जीता था इन्होंने, जिसकी वजह से अमेरिका की जो बास्केटबॉल टीम है उसको अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर एक पहचान मिली थी। ठीक है, और ईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर का भी अवार्ड इनको मिल चुका था, है ना। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इनके कई सारी उपलब्धियां हैं, और इनका सिर्फ 51 साल की उम्र में निधन हो गया है। प्रसिद्ध जो बास्केटबॉल स्टार के रूप में जानी जाती हैं, इनका नाम है निक्की मैक्रे पेंसन। ठीक है, बात समझ में आ गई। देखो, 2012, ठीक है, 2012 में इनको वुमेन्स बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम में शामिल होने की वजह से इन्हें सम्मानित भी किया गया था। क्लियर। तो इस सेशन में इतना ही दोस्तों, फिर कल मिलेंगे नए विचारों के साथ, नए न्यूज़ के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।
खूब ख्याल रखिए अपना, खूब सकारात्मक सोचते रहिए और खूब जीवन में आगे बढ़ते रहिए। प्लीज़ अगर आपका कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर दीजिए। टेक केयर, बाय बाय।